हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आई एम योर न्यू एजुकेटर परी रस्तोगी। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना केवल एक टॉपिक है बल्कि हमारी कंट्री के लिए एक बैकबोन है। आप इमेजिन करिए कोई स्कूल है जहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, हर टीचर अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने हिसाब से मार्क्स दे रही है, तो कैसा लगेगा। एग्जैक्टली वॉट आई एम सेइंग दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कंट्री बहुत ही गंदी हालत में आ जाएगी। दैट इज़ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाएंगे, हर कोई अपने हिसाब से चलेगा। जब कोई रूल नहीं होंगे तो क्राइम जो है बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी क्राइम आज इतना टॉप पे है, तो सोचो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कोई पनिशमेंट नहीं होती, तो कैसा लगता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, मदर ऑफ ऑल लॉज है, जिसके बेसिस पे अदर लॉज बनाए जाते हैं। कोई भी ऐसा लॉ नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर दे। यानी कि ऐसे कोई भी लॉ नहीं है जिसमें ऐसा कोई क्लॉज हो जो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करता हो। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो उस केस में भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही रेफर करेंगे। ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब बनना शुरू हुआ था, किसने बनाया था, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनाई गई थी, इसका ड्राफ्ट 1947 में बनना शुरू हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1949 में, और उसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको लीड कौन कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर। दैट इज़ वाई हम बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसको फॉलो करना पड़ता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। और सिटीजन कौन होगा इस चीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। एग्जैक्टली मैं आपको अभी वही समझाने वाली हूँ कि सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। सिटीजन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है पार्ट 1 के आर्टिकल 5 में, जिसके हिसाब से सिटीजन किसको माना जाएगा ये डिसाइड किया गया है। अ पर्सन हु इज़ अ नेचुरल पर्सन, यानी कि हर वो इंसान जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बॉर्न हुआ है उस पर ये लागू होगा। दूसरा, हिज डोमिसाइल शैल बी इन इंडिया, मतलब वो आमतौर पर इंडिया में रहता हो। थर्ड, ही शैल बी बॉर्न इन इंडिया और वन ऑफ हिज पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, यानी कि मतलब या तो वो खुद इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो या फिर उसके दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडिया के अंदर पैदा हुए हों। लास्ट आता है ही लिव्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years और मोर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इफेक्ट में आया था उसके 5 साल पहले से वो इंसान अगर इंडिया के अंदर रहता आ रहा है तो उस पर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा। अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा। चोपड़ा जो है क्या उस पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। अ पर्सन हु इज अ नेचुरल पर्सन, प्रियंका चोपड़ा इज अ नेचुरल पर्सन, यस। सेकेंड, ही शैल बी बॉर्न इन इंडिया, यानी कि वो इंडिया में पैदा हुई है, हाँ वो इंडिया में पैदा हुई है। लास्ट पॉइंट, शी लिव्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years और मोर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये वाला पॉइंट भी उस पर अप्लाई हो जाता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जो क्लिक कर रहा है, हिज डोमिसाइल शैल बी इन इंडिया, मतलब वो आमतौर पर इंडिया में रहती है क्या, नहीं, अब वो आमतौर पर इंडिया के बाहर रहती है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रियंका चोपड़ा पर लागू होगा, जी नहीं, उस पर अब ये लागू नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक और आता है कि प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हर एक मूवी के पहले ट्रेलर आता है, आपको बताया जाता है कि इस मूवी में क्या होने वाला है, क्या एक सस्पेंस मूवी होगी, क्या एक लव स्टोरी होगी, थ्रिलर मूवी होगी, ये आपको ट्रेलर से ही पता चल जाता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है क्या नहीं है ये हमें प्रियम्बल को पढ़ के पता चल जाता है। तो प्रियम्बल को हम ट्रेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। अब इस प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताऊंगी।
प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारे सिटीजन को सिक्योर करता है। फर्स्ट जस्टिस, सेकंड लिबर्टी, थर्ड डिग्निटी, फोर्थ इक्वालिटी, फिफ्थ फ्रेटर्निटी एंड सिक्स्थ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जस्टिस यानी कि हर एक पर्सन को न्याय मिलेगा। लिबर्टी, हर एक पर्सन जो है वो अपने थॉट्स को लेकर, बिलीफ को लेकर, वर्शिप, फेथ, ये सब अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, कोई और पर्सन डिसाइड नहीं करेगा, यानी कि उसको फ्रीडम दी जा रही है। थर्ड डिग्निटी का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, हर एक पर्सन की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। फोर्थ इक्वालिटी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ में, जॉब्स में, स्टेटस में, हर चीज़ में इक्वल रखा जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन मीन्स एकता एंड ऑनेस्टी, मतलब हम ऑनेस्टी डिजर्व करेंगे अपनी गवर्नमेंट से। और इस प्रीएम्बल में ये भी बताया कि हमारी कंट्री कैसी है। हमारी कंट्री सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। सोवरेन यानी कि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है। अब हमारी कंट्री किसी से दबेगी नहीं, वो अपने हिसाब से काम करेगी, किसी के कंट्रोल में काम नहीं करेगी। सोशलिस्ट यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर काम को इस तरीके से करेगी कि सोसाइटी में वो बेनिफिट पहुंचा सके, हर इंसान को उसका फ़ायदा मिल सके। सेक्युलर, हमारी जो कंट्री है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर कितने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं। तो किसी भी रिलीजन को ये कंट्री प्रमोट नहीं करती। हर जो इंसान है वो अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, उसको प्रमोट भी कर सकता है, बट कंट्री नहीं करती। डेमोक्रेटिक, हमारी जो कंट्री है वो लोकतंत्र है, हम अपनी कंट्री का लीडर हम डिसाइड करेंगे। यानी कि लीडर कौन डिसाइड करेगा? हमारी कंट्री के लोग, हमारी कंट्री की पब्लिक डिसाइड करेगी कि लीडर कौन होगा। लास्ट रिपब्लिक, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें लोग। लास्ट पॉइंट हमारा आता है रिपब्लिक, जिसका मतलब है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये लाइन आप बचपन से सुनते आ रहे हो, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह लोगों को ध्यान में रख के काम कर रहा है। इस कंट्री के अंदर जितने भी काम होंगे वो लोगों को ध्यान में रख के होंगे। तो प्रीएम्बल को पढ़ के आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव तो साफ दिख रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहीं ना कहीं हर जगह प्रोटेक्ट कर रहा है, लोगों को ध्यान में रख के काम कर रहा है। अब इस चैप्टर में हम कुछ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे जो इस कंट्री के सिटीजन्स को फॉलो करना। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।